आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, आम से संबंधित है। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर मामिडी टांड्रा आम पापड़ बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर, आम के गूदे में मतलब कि आम में, गूदे का मतलब थोड़ा यह घुमाने की कोशिश किया गया है, मतलब कि आम में जो है ना गुड़ और चीनी मिलाकर, हाँ छिलका हटा दिया, बाकी जो बचा उसको गुदा कहते हैं हम लोग। उसमें गुड़ और चीनी मिला करके आम पापड़ बनाया गया। क्या बनाया गया? आम पापड़ बनाया गया। और उसी को हम लोग मामिडी टांड्रा भी कहते हैं। मामिडी टांड्रा भी कहते हैं। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में इसलिए सुखाया क्योंकि गुड़ और चीनी आम को खराब नहीं होने देगी। कहने का मतलब आम की गुदा में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में इसलिए सुखाया क्योंकि गुड़ और चीनी जो है आम को खराब नहीं होने देगी, है ना। धूप से नमी नहीं रहेगी। और क्या होगा कि धूप से नमी नहीं रहेगी, मतलब जब धूप में डालेंगे ना तो उसमें नमी नहीं रह पाएगी, मतलब पानी का मात्रा नहीं रह पाएगा। मतलब यहाँ कुछ विशेष बात नहीं है। जिस तरह से हम लोग साधारण तरीके से अचार बनाते हैं गांव घर में, तो उस तरह से ही ये आम पापड़ की बात है। आम पापड़ जो बनाया जाता है वो आम के गूदे में, मतलब आम के छिलकों को हटा करके और उसके गुठली को हटा करके जो गुदा बचता है उसमें क्या क्या मिलाता है? गुड़ मिलाता है और चीनी मिलाता है। और इसे कहाँ रख देता है? धूप में रख देता है। और धूप में रखने से क्या होता है कि इसमें नमी नहीं बच पाती है, और जिसके कारण से जो है सो यह सड़ता नहीं है या खराब नहीं होता है। और ये बन जाता है क्या चीज? आम पापड़ बन जाता है, जिसको हम लोग मामिडी टांड्रा कहते हैं। बात समझ में आ गया? इसके बाद है, अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है। सही बात है। अचार का जो बोयाम होता है, बोयाम नहीं कहते हम लोग, शीशी का कांच का बना हुआ होता है, तो शीशी को हम लोग धूप में सुखाते हैं ताकि शीशियों में नमी नहीं रह पाए, मतलब नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार का क्या हाल होगा? सड़ जाता है, सड़ जाएगा। इसलिए नमी युक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। अचार भी जब हम लोग बनाते हैं तो उसको, इसकी चर्चा पहले ही हम कर दिए थे, तो अचार भी जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं? उसको सुखा देते हैं। पहले तो हम लोग शीशी को सुखा देते हैं। उससे भी पहले काम क्या होता है कि उसको धुलाई करते हैं। धोने के बाद फिर उसको मसाला डालते हैं, है ना, और तेल वगैरह डाल करके उसको कहाँ रख देते हैं? धूप में नहीं रखते हैं। तो बस वही बात है यहाँ पर। तो ठीक वही बात है आम पापड़ में, यानी कि मामिडी टांड्रा में। तो अचार रखने से पहले शीशी को हम लोग कहाँ रखते हैं? धूप में रखते हैं ताकि शीशियों से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। ये सब बिल्कुल आसान बात है, कुछ समझाने की बात नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। आम को पूरे साल चलाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? उसका अचार बनाते हैं, चटनी आम पापड़ बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, टॉफी बनाते हैं और जूस बनाते हैं, अर्थात रस बनाते हैं। ठीक है, जूस मतलब रस होता है। आदि कई चीजें भी बनाते हैं। इसके बाद है, किसी ब्रेड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें सामान के बनने की तिथि का पता चलता है। ये सही बात है। कोई भी सामान हो, सो मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है ना, बनने की तिथि रहता है, उसके मूल्य का पता चलता है। और साथ में पैकेट से उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक्सपायरी डेट रहता है। उसके इस्तेमाल हुई सामग्री और सामान के वजन के बारे में भी पता रहता है। तो ये बिल्कुल, ये भी साधारण बात है। अब कोई भी सामान तुम मार्केट से परचेज करो, तो परचेज करने के बाद क्या होता है कि हम लोग उस पर देखो, इधर देखो कि उस पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, मतलब ये इसकी मतलब बनावट कब हुई, कब बनी है। उसके बाद उसका एक्सपायरी डेट रहता है। इसके बाद वो बनाने में क्या क्या चीज़ लगा है, कौन कौन सामान की ज़रूरत हुई है, तब जाकर के सामान बना है, वो सारा कुछ रहता है। इसके बाद उसका मूल्य का पता रहता है। ठीक है, तो यही बात था यहाँ पर। अगला लाइन है, ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड के सड़ने के कारण आती है। मतलब ब्रेड पर फफूंदी कब लगती है? तो ब्रेड के सड़ने के कारण आती है। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं। हवा में, मतलब खुली हवा में, खुली वातावरण में फफूंदी के जीवाणु क्या होते रहते हैं? तैरते रहते हैं। लेकिन हम लोग उसे नंगी आंखों से देख नहीं पाते हैं, जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। यानी कि जब ब्रेड सड़ने लगे
तो ही उस पर फफूंदी आती है। बात समझ में आ गई। इसके बाद है किसी पानी से भरे हुए बर्तन में नमक का उचित मात्रा डालने पर अगर उसमें नींबू डाला तो नींबू क्या होता है, तैरने लगता है ना। किसी पानी से भरे हुए बर्तन है और यदि नमक की उचित मात्रा डालते हैं, मतलब नमक उसमें डालते हैं, इतना नमक डालते हैं जितना कि वो नमकीन हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं उचित मात्रा। किसी पानी से भरे हुए बर्तन में जब नमक की उचित मात्रा को डालते हैं, मतलब उतना ही डालते हैं जितना कि नमकीन हो जाए, तो उसमें नींबू डालने पर, और यदि उसमें हम नींबू डाल देते हैं तो नींबू का क्या होता है, तैरने लगता है। नींबू तैरने लगता है। कहने का मतलब ये है कि किसी पानी से भरा हुआ एक गिलास है और उसमें क्या करो, नमक डाल दो। नमक डालने के बाद उसमें यदि हम एक नींबू लेंगे और उसमें डालेंगे तो नींबू क्या होता है, तैरने लगता है। बात समझ में आया। पानी का घनत्व ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पानी का घनत्व ज्यादा हो जाता है और नींबू का घनत्व कम हो जाता है, कम जाता है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे शरीर के विभिन्न पोषक, वेरियस न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी। अब है हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या क्या होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग बैक के क्लास में ही कर चुके थे। कार्बोहाइड्रेट की होती है, प्रोटीन की होती है, वसा की होती है, विटामिन्स की होती है और खनिज लवण की होती है। ठीक है, ये सब चर्चा पहले ही कर दिए थे। तो याद कर लो कि पोषक तत्व में क्या सब होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, खनिज लवण, विटामिन्स होता है, खनिज लवण होता है और जल पोषक तत्व में थोड़ी ना आते हैं, हाँ आ सकते हैं पोषक तत्व में। ठीक है, इसके बाद हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, मंड होते हैं, जिसको अंग्रेजी हम लोग स्टार्च कहते हैं, और साथ में शर्करा होता है। क्या क्या होता है, शर्करा। मतलब कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में दो चीज, एक मंड और दूसरा शर्करा होता है। ठीक है, मंड को अंग्रेजी में स्टार्च कहते हैं और शक्कर को हम लोग शुगर कहते हैं, मतलब चीनी कहते हैं। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इसी वजह से जब खिलाड़ी खेल करके आता है तो उसे तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में क्या प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा। ठीक है, तो ग्लूकोज भी सही है यहाँ पर, ग्लूकोज, क्योंकि देखो ग्लूकोज में शक्कर की मात्रा होती है ना, तो शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो किस रूप में, मंड के रूप में और शुक्रो मतलब शर्करा के रूप में, तो वही शर्करा की मात्रा ग्लूकोज में होता है, इसलिए दिया था तुरंत। ठीक है, वसा से ऊर्जा मिलती है। वसा से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वसा से ऊर्जा मिलती है। अब इसको ऐसे याद कर लो, यदि तुम किसी को बसा दोगे तो तुमको उसका फायदा ये होगा ना कि उससे तुमको कुछ फायदा ही होगा ना, मतलब एक एनर्जेटिक रहोगे ना कि मेरे साथ कोई आदमी और भी है, हेल्प होगा ना उससे। इसलिए वसा से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसके बाद है प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि के लिए ये पता ही होगा, और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शारीरिक वर्धक भोजन भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बॉडी बिल्डर इसको कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर शरीर प्रोटीन नहीं मिले तो शरीर का ग्रोथ ही नहीं हो सकता है, मतलब उसमें वृद्धि हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसको शरीर वर्धक भोजन कहा गया। किसको, प्रोटीन युक्त भोजन को, किसको, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इसके बाद है विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता भी करते हैं। अगर हम विटामिन को नहीं ले उचित मात्रा में तो इससे हमारा आँख, अस्थि, दांत और मसूड़ा ये सब क्या होता है, कमजोर हो जाता है। हाँ, ये सब कमजोर हो जाता है ना। इसके बाद है विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब विटामिनों के एक समूह जो होते हैं, जैसे कोई अगर हाँ, जैसे विटामिन बी कम्प्लेक्स का गोटी होता है ना, टैबलेट होता है या कोई सिरप आता है, तो उससे समझो बी कम्प्लेक्स जब बोल दिया तो कम्प्लेक्स मतलब होता है कि जटिल होता है। कम्प्लेक्स का क्या होता है, जटिल होता है। तो इसका समझ लो कि जटिल क्यों बना, क्योंकि समूह है, क्योंकि समूह है ना। जब किसी चीज का ग्रुप होगा तो जटिल हो जाएगा ना, इसलिए बहुत सारे विटामिन का समूह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके बाद है कि हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, हमारे शरीर को चाहे विटामिन कोई भी हो, लेकिन थोड़ा करके ही सही, लेकिन सही विटामिन की जरूरत होती है। बात समझ में आ रहा है ना। इसके बाद है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पहले भी चर्चा कर दिए थे बैक की क्लास में कि मोटे अनाज जो भी हो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, है ना। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, दूसरे पोषकों से अधिक होती है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किसमें? पाया जाता है चावल में। करा कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, मतलब सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसमें होती है? चावल में। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है ना। समृद्ध मतलब होता है भरा पूरा। समृद्ध मतलब क्या होता है? भरा पूरा। ठीक है, तो बताओ कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस मोटे अनाज में मिलता है? चावल ही मिलता है। और वसा से क्या मिलता है? एनर्जी, ऊर्जा मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? ठीक है, कुछ मुख्य पोषक पदार्थ के नाम बताओ। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो खनिज लवण। अच्छा ये बता दो कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में है? एनर्जी के रूप में, नहीं, मंड के रूप में है, और इसके बाद है शर्करा के रूप में है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशा, यानी कि हम लोगों को कुछ रेशेदार पदार्थ भी खाने चाहिए, है ना। आहारी रेशा मतलब कि डाइटरी फाइबर। क्या है? डाइटरी फाइबर है, तथा जल की भी आवश्यकता होती है। कहने का मतलब अभी तक में जो हम देखे उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा और विटामिन, इस सब की तो जरूरत होती है, लेकिन कहता है कि इसके अलावा हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, है ना, कुछ आहारीय पदार्थ भी लेना चाहिए, और साथ में जल की भी जरूरत होती है। आहारी रेशा यानी कि रुक्षांश वाला चीज़। आहारी रेशा अर्थात रुक्षांश वाला चीज़, मतलब आहारी रेशा को हम लोग रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं। आहारी रेशा मतलब कि कहने का जैसे साग है, साग को हम लोग कैसा पदार्थ कहेंगे? रुक्षांश वाला कहेंगे। क्या ऐसा कहेंगे? ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग भिंडी को भी उदाहरण में ले सकते हैं, और इसके अलावा जो भी साग आते हैं वो सब रुक्षांश वाले भोजन ही, मतलब भोजन के नाम से ही जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। बिल्कुल सही बात है, हमारे खाने में रुक्षांश की जो पूर्ति होती है, मतलब रुक्षांश भोजन की जो पूर्ति होती है वो पादप उत्पाद से, मतलब कि पौधों से होती है। किससे होती है? पौधों से होती है। आप देखो साग का उदाहरण तो पहले ही दे दिए, तो साग एक पौधा ही होता है ना, तो वही है रुक्षांश वाला पदार्थ। इसके बाद है कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। इस सब में रुक्षांश पाए जाते हैं। इसके बाद है छिलका उतार कर यदि सब्जी और फल को धोया जाता है तो कुछ विटामिन क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। यदि मान के चलो हम कहीं से मतलब ये क्या कहते हैं, आलू को ही छील दिए, ठीक है, और छील करके यदि हम उसको धोते हैं तो क्या होता है कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सब्जियों और फलों की त्वचा में, सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। अब बताओ सब्जी को, या बहुत सारे कितने लोग तो सेब को भी छील करके खाते हैं, जबकि विटामिन कहाँ होते हैं? छिलका में ही होता है, उसके त्वचा में ही होता है। तो विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बराबर धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो जाते हैं, मतलब कि नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। चावल को धोने से, चावल और दालों को बार बार धोने से क्या होता है कि विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए चावल को ज़्यादा धोना भी नहीं चाहिए, दाल को। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट्स है कि भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्रंथि होती है, और शरीर में टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही करता है। तो बताओ कि जब भूख लगेगा तो तुमको हाइपर टेंशन हो जाएगा ना। जब भूख लगेगा, है कि नहीं, तो एकदम हाइपर टेंशन हो जाता है। तो इसलिए याद कर लो उसी टिक पर कि भूख को पता चल जाता है। हाँ, इसलिए भूख लगने का पता हमको किससे पता चलता है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। और शरीर में ताप का नियंत्रण किससे होता है? इसी हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है ताप का नियंत्रण। जब हमको सर दर्द होने लगता है तो हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं, यानी कि प्रशीतक का गोटी खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, और टेम्परेचर शरीर का कम हो जाता है। जीभ पर 4 तरह की
जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियाँ होती है। मतलब जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियाँ पाई जाती है। बताओ जीभ पर कितने तरह की ग्रंथि पाई जाती है? 9000। और वह 9000 4 तरह का होता है। 9000 ग्रंथि जो पाया जाता है वह 4 तरह के 4 किस्म के होते हैं। बताओ जीभ पर कितने ग्रंथि होते हैं? 9000 ग्रंथियाँ होती है, जो 4 मोस्ट भी ये जीके के लिए मोस्ट भी है कि जीभ पर कितने तरह की ग्रंथि होती है? 9000। तो 9000। वो कितने तरह के? 4 तरह के। के। और कितना ग्रंथियाँ होता है? तो 9000। बात समझ में आ गया? भूख लगने का पता मुझे किस ग्रंथि से पता चलता है? शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। इसके बाद है चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। यदि हम खाना को चबा करके खाते हैं तो लार से टाइलिन निकल जाता है। मतलब लार जो एंजाइम पाया था ना हमारे मुंह में, तो उस लार से टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। और वह करता क्या है कि स्टार्च मतलब मंड को माल्टोज अर्थात शुगर में बदल देता है। माल्टोज शुगर में बदलता है। मतलब इस शुगर मतलब चीनी, सकरा होता है। तो सकरा में बदल देगा तो भोजन तो मीठा लगेगा ही ना, इससे भोजन मीठा लगने लगता है। बात समझ में आ गया? इसके बाद है पकाने के तरीके। ठीक है, तो पकाने के क्या क्या तरीके होते हैं? जब हम भोजन को पकाते हैं तो किन किन तरीकों से पकाते हैं? तो सबसे पहले है पकाने के तरीके में कि जैसे कि भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर, और इस तरह से और भी अन्य तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग किसी भी खाना को पका करके खाते हैं। बात समझ में आ गया? तो क्या क्या है? क्रम में याद करना। क्रम में तो भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर। ठीक है, पहले क्या करना है? भूनना है, फिर क्या करना है? उबालना है, फिर क्या करना है? तलना है और सेकना है। इस क्वेश्चन में कुछ इस आइडिया से पूछता है, वो जरा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि प्रश्न में आपको पूछ देता है कि सीरियल वाइज मतलब क्रम से सजाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या याद रखेंगे? भून कर। दूसरा क्या है? उबाल कर। फिर क्या है? तल कर और सेक कर। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी बच्चे इस प्रश्न में फंस जाते हैं, तो उसको हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है भू, हम लोग बोलते हैं भू, जैसे बोलते हैं क बोलते हैं तो अंत में क्या आता है? अ आता है। उसी तरह से भू बोलते हैं, भू तो ऊ आता है। तो इसलिए हम भू को जब याद करेंगे तो ऊ को भी याद कर लेंगे। अब भू ऊ और त को एक साथ बोलेंगे तो भूत होगा। क्या होगा? भूत होगा। भूत सेक, ऐसे याद कर लेंगे। भूत सेक, भूत सेक। ठीक है, इसलिए भू से हो जाएगा भून कर, ऊ से हो जाएगा और त से हो जाएगा तल कर। इसका सेक बोले तो मतलब सेक कर। बात समझ में आ गया? यानी कि भूत सेक। इसके बाद है कि हमारे पेट का टेम्परेचर, हमारे पेट का टेम्परेचर अर्थात पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। और पेट में जो रस पाया जाता है वो कैसा होता है? अम्लीय। ये तो बिल्कुल याद ही हो गया क्योंकि HCl पाया जाता है ना बॉडी में, इस वजह से अम्लीय हो जाता है। और यह भोजन को पचाने में मदद करता है। यदि HCl नहीं बने तो भोजन का पाचन संभव नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पेट में टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल आता है। बिल्कुल सही है कि जब दस्त होने लगता है किसी व्यक्ति को या उल्टियाँ होने लगती है तो उसे अक्सर देखते होंगे कि डॉक्टर उसे सबसे पहले क्या करता है? ग्लूकोज का बोतल उसे चढ़ाता है, मतलब सलाइन करता है, अर्थात पानी चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है। हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है और इसलिए दस्त जब ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग निर्जलीकरण कहते हैं। अंग्रेजी में उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल निकल जाता है। तो सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरा की जाए। बात समझ में आ गया? तो जब दस्त लगने लगता है या उल्टी होती है तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी की कमी हो जाती है। और साथ में इसको पूरा करने के लिए ही डॉक्टर क्या करते हैं? ग्लूकोज का बोतल चढ़ाते हैं। इसके बाद है जब तक उल्टी दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर पर पानी का सेवन करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाएगी, संतुलन बना रहेगा। पानी में शक्कर
और नमक का मात्रा मिला हुआ होना चाहिए। पानी में क्या क्या मिला होना चाहिए? शक्कर और नमक की मात्रा। शक्कर मतलब चीनी का मात्रा और नमक का मात्रा मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत जरूरी है, और जो बहुत छोटा हो तो पानी पिएगा नहीं, इसलिए उसको माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती है वो भी लेना चाहिए। ठीक है, तो जब उल्टी या दस्त होने लगे तो क्या करना चाहिए? पानी में थोड़ा सा शक्कर और नमक, पानी में चीनी और नमक को मिला करके और बच्चा है तो उसे दूध दूध देना चाहिए माँ का। ठीक है।